नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, फोल्ड नंबर। इससे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर चुके थे। और हमारा टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम ये बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक नेचर को। मेटेलिक नेचर के, और मेटेलिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट। इसका मीन ये है, इट मींस when the number of unpaired electron increase then melting point increase in 3D series. In 3D series, first half number of unpaired electron increase, so the melting point increase, but in last half part number of unpaired electron decrease, so the melting point decrease. मैं ये बोल सकता हूँ, देखो फर्स्ट हाफ पार्ट की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। जेड। यहां मैंने लिखा मेल्टिंग पॉइंट और यहां लिखते हैं एटॉमिक नंबर। हमने कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज देन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। तो 3D सीरीज के फर्स्ट हाफ पार्ट की बात करें, स्कैंडियम टू क्रोमियम तक, स्कैंडियम टू क्रोमियम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, सो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। Mn के केस में भी बोले D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Mn कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखता है? D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। और D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कंडीशन है। सो Mn नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली। तो जब इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा तो हमने ये देखा कि Mn का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रोमियम और आयरन के कंपैरेटिवली लेस होगा, इससे कम पाया जाएगा। तो जब ये Mn और Fe, Cr और Fe से Mn का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? तो उसका रीजन क्या काम है? D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम बात करें, जैसे ही Mn से आगे जाते हैं, आयरन से इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग स्टार्ट होगी, और जैसे पेयरिंग स्टार्ट होगी हम कहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगे। डिक्रीज होंगे तो हम बोलेंगे Fe से लेकर Zn तक, Fe to Zn नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, सो द मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज। अगर मैं बात करूं 3D, 4D एंड 5D सीरीज की, इनमें मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट की 3D, 4D, 5D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो देखो 3D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का होगा, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम का होगा, और 5D सीरीज में टंगस्टन का होगा। टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का। बल्ब के जो फिलामेंट्स हैं वो फिलामेंट्स किसके बनाए जाते हैं? टंगस्टन से बनाए जाते हैं, क्योंकि टंगस्टन जो है इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। फिफ्थ हमारा टॉपिक है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले क्लियर कर चुका हूं 3D सीरीज में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये कहा था कि D1 से D10 तक कॉन्फ़िगरेशन, D1 से D10 तक इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहाँ D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन था। S जो था उसमें हमने सब में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन सब में हमने फिल किए। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक का था, वो डी ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था n-1 D1 to 10 ns0 1 2। According to general electronic configuration of 3D series, these elements show general oxidation number +2.
डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 और उस +2 का रीजन क्या है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से हम ये इजीली ये कह सकते हैं कि यहाँ जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2 बट लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल these elements show variable oxidation state maximum value of variable oxidation state is depend upon the number of unpaired electron हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट के लिए डी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो वो किस पर डिपेंड करेगी नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन प्लस number of unpaired electron present in d orbital number of maximum oxidation state किसके इक्वल है number of ns electron plus number of unpaired electron present in d orbital इसके इक्वल होगी। इसको बेस मानकर हम बात करें कि 3d सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट की तो हमने कहा स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। देख कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चलें तो हम ये कहेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में कॉमन है बट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम में नहीं है +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 स्कैंडियम किसी भी केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। उसका रीजन है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d1 4s2 3d1 4s2 है तो जैसे ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद यहाँ d1 कॉन्फ़िगरेशन बचता है और d1 कॉन्फ़िगरेशन है अगर मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज कर दूं तो मेरे पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए स्कैंडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर देता है और ऑलवेज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसे ही मैं बात करूं जिंक में जिंक जेड ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 क्यों शो कर रहा है तो हम यहां चलते हैं। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d10 4s2 होता है तो d10 एक फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और फुलफिल्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी होने के कारण ये ओनली 2 इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है केवल इनको रिलीज करता है और इनको रिलीज करने की वजह से जिंक ओनली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट हमने कहा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। इसके बेस पे मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट हाफ पार्ट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं और लास्ट हाफ पार्ट में डिक्रीज होते हैं। मतलब फर्स्ट हाफ पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी और लास्ट हाफ पार्ट में डिक्रीज होगी। तो देखिए अगर मैं Mn की बात करूं मैक्सिमम यहाँ D5 कॉन्फ़िगरेशन है मतलब यहां से लेके यहां तक इस वाले पार्ट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो मैं Mn के लिए बोल सकता हूं +3 हो सकता है +4 +5 +6 +7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +7 होगा जो किसके पास होगा Mn के पास बिकॉज Mn हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए +3 +3 +3 +3 +3 फिर बात करें +4 +4 +4 +4 +4 फिर बात करें +5 +5 +5 +5 +5 फिर बात करें +6 +6। इसका मीन ये होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशन हमारे पास इन केस में प्रेजेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉपर और क्रोमियम के। क्रोमियम के केस में हमने कहा ये D5 कॉन्फ़िगरेशन रखता है स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हुआ इधर ट्रांसफर हुआ तो 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्रोमियम
+1 शो करता है एंड कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर की भी देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10 4s1 ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम शो +1 एंड ड्यू टू फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर शो आल्सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक बात, देखिए यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, +2 क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है आपको इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करना है। स्कैंडियम ओनली +3 देता है, जिंक ओनली +2 देता है, मैक्सिमम +7 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर एंड क्रोमियम शो करता है। अब क्वेश्चन ये है which of the element in 3d series show not variable oxidation state, उस केस में आपका आंसर होगा स्कैंडियम एंड जेल। बट अगर क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन हमारा है which of the transition element of 3d series not show variable oxidation state, उस केस में हमारा आंसर होगा ओनली स्कैंडियम, क्योंकि Zn हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में नहीं रखा है, हमने कहा ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। ये तो गया जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनकी बात करें, इन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज ऑलवेज 0। क्या होगा मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड में? 0। कैसे होगा? एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल लिया NiCO4। CO एक लिगेंड है जो कि न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता है और न्यूट्रल होने की वजह से इस पे चार्ज हमने क्या कंसीडर किया? 0। इस पे 0 चार्ज है तो इस पे भी क्या आएगा? 0, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, मतलब वो न्यूट्रल हो सकता है। तो इस पे 0 है तो इसका चार्ज भी ऑब्वियसली क्या होगा? 0। तो मैं बोल सकता हूं इन NiCO4 Ni है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, FeCO5। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे जो डी ब्लॉक के ऑक्साइड है, हम उन ऑक्साइड की एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया, हमने लिखा ऑक्साइड बेसिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, एम्फोटेरिक हो सकता है। 3 टाइप के ऑक्साइड मैंने यहाँ लिया, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। 4 टाइप का ऑक्साइड है न्यूट्रल ऑक्साइड, और न्यूट्रल जो ऑक्साइड है वो आपने लिखा NOCO, N2O, H2O, इनको हमने न्यूट्रल्स की कैटेगरी में रखा है। इनमें ये न्यूट्रल है इसलिए हम इनको यहाँ कंसिडर नहीं करते। हम यहाँ बात कर रहे हैं 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनसे जो भी ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं उनकी जो नेचर है वो एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है और एम्फोटेरिक भी हो सकती है। तो हमने ये देखा इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट oxide of d block elements show generally basic nature, and in higher oxidation state oxide show generally acidic nature। देखिए एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा Mn2O3, MnO2, MnO4 -2, MnO4-। ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3, ऑक्सीडेशन नंबर +4, ऑक्सीडेशन नंबर +6 एंड ऑक्सीडेशन नंबर +7। +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो +2 Mn का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो हमने कहा Mn का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर Mn शो बेसिक नेचर बिकॉज in lower oxidation state value of Z defect, in lower oxidation state value of Z defect increase, value of Z defect decrease, और value of Z defect की वैल्यू डिक्रीज हुई तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर डिक्रीज।
तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसको हम किस नेचर का मानेंगे? बेसिक नेचर का मानेंगे। ऐसे ही हम इधर चलते हैं, जब हम +6 +7 की बात करें तो +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी नेचर शो होगी? एसिडिक नेचर शो होगी। एसिडिक नेचर क्यों शो हो रही है? तो हमने कहा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, देन जेड इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, और जेड इफेक्ट इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर इंक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे इसकी नेचर कैसी होगी? एसिडिक नेचर की। ऐसे अब जो बचे मिनिमम और मैक्सिमम के अलावा जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट बच रही है, उन ऑक्सीडेशन स्टेट की नेचर कैसी होगी? एम्फोटेरिक नेचर। किस नेचर को शो करेंगे? एम्फोटेरिक नेचर। इसको मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकता हूं। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं CrO, Cr2O3, CrO3। देख +2 +3 +6, ये किस नेचर का है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में तो नेचर कैसी होगी? बेसिक। और इसकी नेचर कैसी होगी? एसिडिक। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एम्फोटेरिक। फिर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट में, हम ये बोले जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो with high electronegative elements. Higher oxidation state show with only किसके साथ शो करेंगे? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। बेसिकली हमने देखा फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और जनरल केस में ये देखा गया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फ्लोराइड और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और बेसिकली ये सबसे ज्यादा किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने का रीजन क्या है? इसका स्मॉल साइज है, इसकी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी। तो बेस्ट कौन है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बेस्ट कौन होगा? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे आप रिड्यूसिंग नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वी कैन एक्सप्लेन द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कंपाउंड्स। इन ECS में हमने देखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जनरली हम ये देखते हैं, हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हैं। मेटल की बात करें तो कॉपर लास्ट में आता है जो कि एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। हाइड्रोजन से पहले जो भी मेटल है उनमें भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले जिसके ऊपर S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, फिर कॉपर आता है। इसके बाद कॉपर के साथ में यहाँ डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। हमने ये देखा 3D की बात करें तो 3D के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, बट अदर जो एलिमेंट्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव शो करेगा। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, क्यों? तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको चेक करने के लिए हम तीन चीजों की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, एक हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, और एक हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों का जो इफेक्ट है उसको देखा जाएगा। उस इफेक्ट के बेस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉपर जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, बट अदर जो एलिमेंट है 3D सीरीज के वो कैसी वैल्यू शो करते हैं? नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं। एक बात। नेक्स्ट हम बात करें किसी भी एलिमेंट में उसकी आयनिक फॉर्म में या एलिमेंट की जो फॉर्म है उसमें जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड कर सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस में बोलता हूं D5 एंड T2G3। ये जो T2G3 है इसको मैं D3 कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकता हूं। T2G5 एंड D3 कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट, देन वी कैन से कंपाउंड्स, देन वी कैन से ion is reducing in nature. When D5 and D3 electronic configuration present, then we can say ion is reducing in nature. But
अगर दोनों केस आपके साथ 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 आ जाए, D5 भी आ गया, D3 भी आ गया, तो उस केस में हम बोलेंगे D3 कॉन्फ़िगरेशन इज हैव मोर रिड्यूसिंग नेचर। मतलब D5 D3 में से मोर रिड्यूसिंग नेचर किसकी होगी? D3 कॉन्फ़िगरेशन की होगी। चलो इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया Cr+2 एंड Cr+3, व्हिच आर द मोर रिड्यूसिंग नेचर। ठीक बात, देखिए Cr+2 एंड Cr+3। Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन, ऑर्गन लिखा, क्या लिखा मैंने? 3d4 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया आर्गन 3d3, यहाँ 0 हो गया, +2 चार्ज है तो यहाँ भी 0 हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन +2 स्टेट में इसका हो गया 3d4 4s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 4s0। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, क्योंकि हमें रिड्यूसिंग नेचर देखनी है, और रिड्यूसिंग नेचर में हम इलेक्ट्रॉन रिलीज, जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा हम बोलेंगे वो रिड्यूसिंग नेचर का। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है मेरे पास? ऑर्गन 3d3 4s0। इसमें से रिलीज किया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? ऑर्गन 3d2 4s0। यहाँ d3 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ d2 कॉन्फ़िगरेशन है। और हमने ये बात करी when d5 और d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट, देन कंपाउंड शो, ओ सॉरी आयन शो जनरली रिड्यूसिंग नेचर। तो d3 d5 इन केस में, अब हमारे पास d3 किसमें? इसमें आ रहा है, तो मैं बोलूंगा Cr+3 एंड Cr+2 में से मोर रिड्यूसिंग नेचर का कौन होगा? तो हम बोलेंगे ड्यू टू d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cr+2 इज मोर रिड्यूसिंग नेचर, हैव मोर रिड्यूसिंग नेचर कंपैरेटिवली Cr+3। चलो एक और एग्जांपल से बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। Cr+2 and Mn+3 have same electronic configuration. Cr+2 and Mn+3 have same electronic configuration, but Cr+2 is reducing in nature and Mn+3 is oxidizing in nature. Why? ये आपको एक्सप्लेन करना है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं। Cr+2 and Mn+3 have same electronic configuration, but Cr+2 is reducing in nature and Mn+3 is oxidizing in nature. Why? तो देख, उसको भी आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करना है? यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले Cr+2। Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा? ऑर्गन 3d4 4s2। ऐसे ही यहाँ मैंने लिया Mn+3, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d4 4s0, 3d4 4s0, 3d4 4s0, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ये रिड्यूसिंग नेचर। अब रिड्यूसिंग का मीन क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ रिड्यूसिंग नेचर है और यहाँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकता हूँ? ऑर्गन 3d3 4s0। इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन बोलो 3d5 4s0। देख, यहाँ आ रही है T2g3 कंडीशन है और यहाँ आ रहा है d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। when d3 and d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपके पास साथ साथ आएंगे, तो उस केस में हमने कहा when d5 and d3 दोनों कॉन्फ़िगरेशन आए तो मोर रिड्यूसिंग नेचर कौन शो करेगा? d3। so we can say that due to d3 electronic configuration Cr+2 is more reducing nature in, but due to d5 electronic configuration Mn+3 show oxidizing nature. नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर के नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। किसी मेटलिक क्रिस्टल की बात करते हैं, हमने कहा डी ब्लॉक में जनरली मेटल एलिमेंट्स हैं और मेटल एलिमेंट मेटलिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब मेटलिक क्रिस्टल की बात करें तो हम मेटलिक क्रिस्टल में इस तरह से हम एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मान इसकी बेसिक जो डिटेल है वो सॉलिड स्टेट में क्लियर करेंगे, हम लोग कर चुके हैं वैसे। ये जो स्पेस है, इस स्पेस को मैं बोलूंगा, यहाँ जो वेकेंट स्पेस है, ये वेकेंट स्पेस को बोलूंगा इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस व्हेन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, व्हेन नॉन मेटल और नॉन मेटल के एग्जांपल क्या लिए मैंने? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। व्हेन नॉन मेटल एलिमेंट्स आर fill up in interstitial space of metallic crystal, then form interstitial compound. ये जो स्पेस है, इस स्पेस में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल आकर के फिल अप हो जाए तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो कंपाउंड क्या होगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा। जब ये नॉन मेटल इसमें फिल अप होंगे, तो जैसे इसमें फिल अप होंगे तो हम कहेंगे कंपाउंड जो है उस क्रिस्टल की जो पेकिंग एफिशिएंसी है, वो पेकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ये इंक्रीज होने से हार्डनेस जो होगी वो हार्डनेस इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। जैसे मैं बात करता हूँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, तो इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, वो होता है Fe, और Fe के साथ मैं कार्बन अटैच कर दूं। Fe के साथ किसको मैच कर दूं? कार्बन। तो जब Fe के साथ कार्बन अटैच करूंगा तो एक कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और उसको बोलूंगा स्टील। Fe प्लस कार्बन दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? स्टील। और स्टील आयरन के कंपैरेटिवली मोर हार्डनेस रखता है, उसकी हार्डनेस जो है वो ज्यादा है। सेकंड हम बात करें, सेकंड एग्जांपल की हम बात करें तो सेकंड एग्जांपल में हम लेते हैं सीमेंटाइट। Fe3C। ये जो सीमेंटाइट है ये भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड का एग्जांपल है। हाँ, और मैं इसे बोल सकता हूँ हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म क्या है? सीमेंटाइट, और वो क्या है? Fe3C। इन केस मैं ये बोल सकता हूँ these compounds are, अच्छा आपने दोनों देखे, इनके बेस पर मैं बोल सकता हूँ कि कंपाउंड में स्टोइकियोमेट्री नहीं है। इट मींस these interstitial compounds are non-stoichiometric compound. These compounds are non-stoichiometric compound. These are not 100% ionic and not 100% covalent. ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ये कहते हैं यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, और वो जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से होता है, परसेंटेज रेशियो कैलकुलेट करना होता है। क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड आउट द percentage of Fe+2 and Fe+3 in Fe0.93O। क्वेश्चन क्या मिला? Find out the percentage of Fe+2 and Fe+3 in Fe0.93O। देखिए, ये आपको ये शो कर रहा है कि इसमें Fe का परसेंटेज 93% है और ऑक्सीजन का परसेंटेज 100% है। तो क्या दोनों का रेशियो बराबर है? क्या इक्वल है? क्या रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मीन ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इस कंपाउंड में हमें फाइंड आउट करना है कि +2 का कितना परसेंट है, +3 का कितना परसेंट है। देखिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? Fe पे +2 चार्ज, सपोज Fe+2 is X and Fe+3 is 93 minus X। ये इसको लिख दूं 0.93 minus X। इस पे +2 चार्ज है और
की वैल्यू कितनी है x, इस पे +3 चार्ज और इसकी वैल्यू कितनी है 0.93 माइनस x। किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए तो मैं एक इक्वेशन से इसको लिखूं तो वैसे लिख सकता हूं, चार्ज कितना है +2, किसका चार्ज है x पर चार्ज है, प्लस कितना चार्ज है 3, किस पर है 0.93 माइनस x पर, इक्वल टू ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज लगाते हैं वहां पर, यहाँ बैलेंस कर रहे हैं इसलिए यहाँ चार्ज क्या लगा दिया मैंने 2। अब इसको सॉल्व आउट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यहाँ से कितना हो गया 2x प्लस मल्टीप्लाई करो 2.79 माइनस 3x इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा माइनस x इक्वल टू 2 में से इसको माइनस कर दो, माइनस का 0.79 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 0.7। इसका मीन ये हुआ कि मेरे पास x कितना है 0.79 है, और 0.79 है Fe+2 is 0.79 and Fe+3 is